बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री 2026 के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट सवालात सोल्व करके हमने आप तक पहुँचा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में लॉन्ग सवालात आपको समझाए जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि इन फॉलोइंग कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शन ग्रुप है उसका नाम बताना है। और इसकी जो दूसरी साइड है कि डिस्क्राइब द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद रेफरेंस टू देयर रिएक्टिविटी विद, और मेटल का इन सब के साथ रिएक्शन बताना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो अब ये दोनों सवाल जो है ये बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब बच्चों अब हमारे पास ना है जी HCOO3, तो हम इसे HCOOR भी लिख सकते हैं। अब COO ये हमारे पास ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है। अब यहाँ पर ना ये जो H है, H की जगह बाज़ औक़ात यहाँ पर RCOOR भी लिखा होता है, तो ये भी आपके पास ईस्टर ही है, ठीक है। ये अल्काइल, ठीक है, रेडिकल जो अल्काइल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है R, और ये है ईस्टर। अच्छा, जब HR की जगह H जब लिखते हैं ना तो ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जिसे चूंटी का एसिड भी के कहते हैं, जो चूंटियों से हमें मिलता है। खैर, ये बात जो है ये आप फ़िलहाल इसको रहने दीजिए कि COO ये ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है और ये आपके पास ईस्टर है, मिथाइल मेथानोएट इसका नाम है। CH3C के साथ अब यहाँ पर आप ये देखिए 1 2 3 4 C हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्यूट है। और अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ है, तो मतलब ये ब्यूट 2, और अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को YNE होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका नाम बने ब्यूटा 2 आइन, इसका नाम बनेगा ब्यूटा 2 आइन, इसका नाम बनेगा। और ये C3H6 है तो ये आपके पास प्रोपीन है, ENE, क्योंकि यहाँ पर अब डबल बॉन्ड बनेगा। आप अगर इसको यहाँ पर बनाएं तो टोटल H एक C 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इस C के 2 3 और एक 4, तो इसका 1 और 2 बनेंगे, 2 पे पहले से हैं, ठीक है। तो 3 C हैं और 1 2 3 4 5 6 H हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड है तो इसका नाम प्रोपीन बनेगा, ठीक है। और आप इसे अगर ये कहना चाहें तो प्रो 1 इन भी आप इसे लिख सकते हैं। फिर के बाद यहाँ पर है बच्चों आपके पास 4 हैं, तो ये आ गया ब्यूट। OH है तो OH जो होता है अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल की पहचान है कि उसके नाम में के आखिर में OL होता है, तो यहाँ पर इसका नाम बनेगा ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल इसका नाम बन गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद बच्चों हमारे पास है दूसरा कि हमने रिएक्शन बताने हैं। तो सबसे पहले है जी बच्चों हमारे पास डाइल्यूट एसिड, ठीक है। मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ आपने रिएक्ट करवाना है। तो बच्चों डाइल्यूट एसिड, अब डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है कि जिसमें एसिड की मिकदार बहुत कम हो, यानी कि आपके पास एक सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक एसिड है और एक वाटर है। तो एसिड है ये बहुत कम हो और वाटर ज़्यादा हो, तो ये आपके पास डाइल्यूट एसिड यानी इसे पतला तेज़ाब भी कहते हैं। डाइल्यूट एसिड हो तो आप Mg और जिंक दोनों मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Mg इस्तेमाल किया, तो Mg+2HCl। अब होता क्या है कि मेटल H की जगह आ जाता है और साल्ट बना देता है, मेटल H को रिप्लेस करता है खुद से और साल्ट बना देता है।
तो यहाँ पर एच की जगह आ जाएगा जी Mg, तो ये बन जाएगा MgCl2 और साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद कोल्ड वाटर में ना आप जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है सोडियम को कोल्ड वाटर 2H2O के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये हमारे पास जो है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आपके पास बन जाएगा और साथ हाइड्रोजन जो है गैस बन जाएगी। के बाद स्टीम है, जब स्टीम हो तो आप इसमें FeAl Mg Zn इन ये सारे मेटल में से कोई सा मेटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इस्तेमाल किया Al अल्मोनियम, Al+3H2O, तो यहाँ हमारे पास ये भी बना Al2O3 + 3H2 हमारे पास बन गया है। इसके बाद है ऑक्सीजन के साथ जब आप मेटल को रिएक्ट करवाते हैं, जहाँ पर मैग्नीशियम है तो यहाँ पर ये बेसिक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, MgO, और ये बैलेंस करने के लिए शुरू में 2 भी आ गया है। आपने इसका ये जवाब लिखना है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन गैस, कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये 28 ग्राम है। ठीक है, इफ़ 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो अब आपने इन चीज़ों का आंसर बताना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। फिर हमने डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जो हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करने हैं, वो डिटरमाइन करने हैं कि कितने प्रोड्यूस हुए हैं। और फाइंड द मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस मालूम करना है। फिर इसके बाद हमने कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर एट RTP। 1 मोल ऑफ गैस जो है वह ये हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये आपको याद भी होना चाहिए। RTP स्टैंडर्ड रूम जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, और 1 मोल ऑफ गैस भी एक का जो वॉल्यूम है वो भी 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये सारे पार्ट हमने मालूम के करने हैं, तो इनको मालूम के करते हैं। और इसकी राइट साइड पे है कि अ स्टूडेंट इज वर्किंग इन अ लैब एंड हैज़ बीन असाइन अ टास्क टू एग्जाम एन अननोन हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड हैज़ बीन आइसोलेटेड फॉर अ क्रूड ऑयल सैंपल एंड हैज़ अ molar mass of 70 gram per mole. He obtained the following data: mass of carbon 10 gram, mass of hydrogen 3 gram और mass of nitrogen जो है ये 2 ग्राम। कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। अब एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला मालूम करना है, तो दोनों न्यूमेरिकल बहुत अहम हैं। ठीक है, ध्यान से आपने दोनों को समझना है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी कि 2CO + O2 गोज़ टू फॉर्म 2CO2, के कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मैथ है 28 ग्राम, ये गिवन है। ये 2 चीज़ें हमें गिवन है। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड और मैस ऑफ CO2 और वॉल्यूम ऑफ भी CO2 ये हमने मालूम करना है। अब बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO हमने मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम ये गिवन है 28 है, किसका? CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस अब C का मैस होता है 12 और कार्बन का मैस होता है 16, तो 16 + 12 ये भी 28 आ गया। तो 28 से कैंसिल होकर 1 मोल आ गया है। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO मालूम कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मालूम करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2।
अब ज़रा इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, यानी दोनों की जो रेशो है वो 2:2 है। दोनों की जो रेशो है वो 2:2 है। तो 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी आपके पास आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा। ओके हो गया बच्चों। अब मैस ऑफ CO2, अब आपने मैस मालूम करना है। तो मैस मालूम करने का फार्मूला होता है बच्चों मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। यहाँ पर आप देखें, हमने अब ये मैस मालूम करना है, तो ये मोलर मैस इस नंबर ऑफ मोल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस इक्वल टू मैस आ जाएगा। ठीक है, तो मैस ऑफ CO2 तो मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब मोल्स 1 है, मोलर मैस अब C होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, इसके 2 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 44। तो 44 मल्टीप्लाई 1 तो ये 44 ग्राम मैस ऑफ CO2 आ गया है। ठीक है, अब लास्ट चीज़ है बच्चों हमारे पास कि हमने वॉल्यूम ऑफ CO2 मालूम करना है। तो ये बहुत आसान है। अब ना बच्चों हमारे पास से अगर मोल्स आपने मालूम करने हो और वॉल्यूम गिवन हो तो फार्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम, यानी RTP वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम हमने मालूम करना है तो मोल्स को स्टैंडर्ड वॉल्यूम के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वॉल्यूम आ जाएगा इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई RTP। मोल्स 1 है, RTP हमारे पास होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 डेसीमीटर क्यूब। ओके हो गया बच्चों। अब जो राइट साइड पर है उसको बच्चों आपने अब समझना है। बच्चों स्टूडेंट के पास जो मोलर मैस है वो 70 ग्राम है। उसके पास मैस ऑफ जो C है वो 10 ग्राम है, मैस ऑफ जो H है वो 3 ग्राम है और मैस ऑफ N जो है ये 2 ग्राम है। हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला मालूम करना है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप बच्चों आपने ध्यान से इसको समझना है और एग्ज़ाम में इसी तरीके से ये आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स। ठीक है, सब के मोल्स। ठीक है, अब मोल्स ऑफ C, मोल्स ऑफ C, अब मोल्स का फार्मूला बच्चों वही है जो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, वही वाला फार्मूला अब हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, अब मैस इन ग्राम कार्बन का है 10 डिवाइडेड मोलर मैस, सी का मोलर मैस होता है 12, तो 10 डिवाइडेड 12 आपके पास 0.83 आ गया है। इसके बाद आपने मोल्स ऑफ H मालूम करने हैं। तो H का मैस है 3 और H का जो एटॉमिक मैस या मोलर मैस होता है वो होता है 1, 3 डिवाइडेड 1 तो ये आ गया 3 मोल्स। मोल्स ऑफ N मालूम करने हैं तो N का जो गिवन मैस है वो है आपके पास 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम है, 2 डिवाइडेड इसका जो मैस है वो होता है 14, 2 डिवाइडेड 14 0.14 मोल्स आ गए। जितने भी आपके पास एटम्स गिवन है आपने सबसे पहले उनके मोल्स मालूम करने हैं। मोल्स मालूम हो गए, उसके बाद आपने एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन करनी है। अब एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइड कर देना है स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको। ठीक है, सबको स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपने डिवाइड करना है। अब आप देखें एक वैल्यू आपके पास है 0.83 और एक वैल्यू है आपके पास 3 मोल्स और एक है जी आपके पास 0.14 मोल। अब सबसे छोटी वैल्यू 0.14 है तो इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 0.83 डिवाइडेड 0.14 तो ये आ जाएगा 6, फिर 3 डिवाइडेड 0.14 ये आ जाएगा 21, फिर 0.14 डिवाइडेड 0.14 ये आ जाएगा 1। तो अब कार्बन C6 H21 और N1 आपने इस तरीके से इसको लिखना है। तो ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला बन गया है। इसके बाद आपने एम्पेरिकल फार्मूले का मैस मालूम करना होता है। ठीक है, आपने मैस मालूम करना है। तो मैस
सी का होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 6। फिर इसके बाद होता है जी एच का होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 21। और एन का होता है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 आ गया। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 107 ग्राम पर मोल। अब आपने इसके बाद मालूम करना होता है एन। ठीक है, एन मालूम होता है कि कैसे, मोलर मैस जो गिवन है, ठीक है, जो सवाल के शुरू में ही हमें गिवन था 70 ग्राम, ये वाला मोलर मैस डिवाइडेड एम्पेरिकल जो फार्मूला है इसका फार्मूला मैस। तो इसका फार्मूला मैस 107 है, तो 70 डिवाइडेड 107 ये आ गया 0.65। अब ये जो n की वैल्यू होती है ये होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर होती है, यानी 1 2 3 4, ये पॉइंट में नहीं होती। तो अगर ये वैल्यू पॉइंट में आ गई है तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसका मोलिकुलर फार्मूला है वो मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू होल नंबर वैल्यू नहीं है। सपोज कि यहाँ पर आपके पास ये जो आंसर है, ये आप इसे अगर अप्रोक्सीमेटली ये कि कहेंगे ये हमारे पास 1 के इक्वल है, तो अब आपने जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है, अब आपने मोलिकुलर फार्मूला मालूम करना है। तो मोलिकुलर फार्मूला जो एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास आया है C6H21N1, आपने इसको इस n की जो वैल्यू आई है इसके से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। ये एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला मालूम करने के स्टेप्स हैं, इनको आपने ध्यान से समझना है और याद करना है। अब नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन मीन एंड हाउ कैन इट बी मेजर्ड, or how can a graph of time versus reactant concentration be used to determine the rate of reaction, or interrupt the given graph and explain how the reaction rate change over time। और इसके सामने वाला है कि मेटल एक्स वाई एंड जेड वर टेस्टेड फॉर देयर रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड एंड वाटर, के तीन मेटल्स हैं एक्स वाई जेड, उन्हें रिएक्ट करवाया गया है डाइल्यूट एसिड यानी HCl के साथ और पानी के साथ, और द रिजल्ट आर गिवन बिलो। मेटल एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फार्मिंग हाइड्रोजन गैस, मेटल एक्स ने कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाई। मेटल वाई डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल वाई ने पानी के साथ रिएक्ट नहीं किया मगर जो एसिड है HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाई है। मेटल जेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और एसिड, ठीक है, और मेटल जेड ने ना पानी के साथ रिएक्ट किया और ना एसिड के साथ रिएक्ट किया। अरेंज दीज मेटल इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जर्वेशन सपोर्ट योर आंसर। तो अब इनके जो जवाब बच्चों स्क्रीन पर आपके सामने हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या आता है कि इट मीन हाउ फास्ट अ रिएक्शन हैपन, कि कोई रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रहा है, यानी कि कितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और यू कैन मेजर इट, और आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चेकिंग हाउ फास्ट गैस इज मेड, के गैस कितनी तेज़ी से बन रही है। हाउ फास्ट द वेट ड्रॉप, के वेट कितनी तेज़ी से जो है वो ड्रॉप यानी कम हो रहा है। हाउ फास्ट द कलर चेंज, के रंग कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है। और हाउ टू यूज़ द ग्राफ, अब लुक एट द स्लोप स्लांट ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन को जब हम देखते हैं, ठीक है, हमारे पास जो ग्राफ बनता है। अब इसमें अ स्टीप लाइन मेजर अ फास्ट रिएक्शन, जब स्टीप लाइन होती है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। टू गेट द एग्जैक्ट स्पीड एट वन पॉइंट ड्रा अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट एंड फाइंड इट्स ग्रेडियंट, ठीक है, हम एक जो है स्ट्रेट लाइन एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उससे हमें मालूम होता है कि रिएक्शन का जो ग्रेडियंट है वो क्या है। और इसके बाद है बच्चों कि सी पार्ट था कि हाउ
अब जो ग्राफ है, अब ग्राफ को अगर आप ध्यान से बच्चों देखें, जो स्टार्टिंग में द लाइन इज़ वेरी स्टीप, द रिएक्शन इज़ फास्टर हेयर। मिडल में द लाइन गेट्स लेस स्टीप, द रिएक्शन इज स्लोइंग डाउन। और एंड पे द लाइन बिकम फ्लैट, लाइन बिल्कुल फ्लैट हो गई है, द रिएक्शन हैज़ स्टॉप। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। ये आपने बच्चों इसका जवाब लिखना है। और फिर है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने बतानी है। तो मेटल एक्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट रिएक्ट विद इवन द कोल्ड वाटर। ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। और जो मेटल वाई है ये मीडियम है, क्यों कि ये पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता मगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी HCl के साथ रिएक्ट करता है और H2 प्रोड्यूस करता है। और अब ये मेटल का पानी के साथ रिएक्शन और मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसमें ये पूरे रिएक्शन मौजूद हैं। आप वहाँ से भी इनको वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। और ये मेटल जो Z है ये वीकेस्ट है, क्यों? इट इज़ दी लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये ना पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और ना एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी है वो X, Y और Z आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और ये इनसे जो लोग हैं इनके जवाबात हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 6 है, ड्रा अ सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट और कॉपर इलेक्ट्रोड्स। और फिर लेबल द एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ आयन मूवमेंट। और डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म एट ईच इलेक्ट्रोड्स। और इसके और वाला है कि अप पॉलीमर इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। अच्छा, ये पॉलीमर वाला जो है ना बच्चों, ये आपकी बुक में मौजूद है। मौजूद तो सारे हैं, ये भी मौजूद है, मगर इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। और ये पॉलीमर वाला जो है ये आपने अपनी बुक से इसको याद करना है, वहाँ काफ़ी डिटेल से और आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉलीमर्स और उसकी जो दो टाइप्स हैं ये आपने लाजमी याद करना है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसका जवाब देखते हैं बच्चों। अब ये बच्चों आपके सामने डायग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। और उसकी ये डायग्राम जो है ये आपने पेपर में ड्रा करनी है और इसी सीक्वेंस से ही आपने ड्रा करनी है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ आपने लिखनी है बस। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है वो भी बच्चों देख लीजिए। एक बीकर है, अ बीकर कंटेनिंग डाइल्यूट CuSO4 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स, 2 इलेक्ट्रोड्स डिप इन सॉल्यूशन, कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है को कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा ना, अब इसको याद करने का तरीका एक है, तो आपने एक लफ्ज़ याद रखना है पैनिक, PANIC। ठीक है, पॉजिटिव एनोड, ठीक है, नेगेटिव इज़ कैथोड। P से मुराद पॉजिटिव, A से मुराद एनोड। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड। ये इस लफ्ज़ से आप इनको याद रख सकते हैं। और अ बैटरी को कनेक्टेड टू बोथ जो है इलेक्ट्रोड, तो दोनों के दरमियान बैटरी लगी हुई है। अच्छा, एनोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आयन मूवमेंट, कॉपर आयन मूव टूवर्ड कैथोड क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और SO4 आयन मूव टूवर्ड एनोड क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इसके बाद एनोड पर कैथोड पर क्या होगा, कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर रिडक्शन होगी और कॉपर मेटल इज डिपोजिटेड,
यहाँ पर कॉपर जो है वो जमा हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है कि रेडिश ब्राउन कोटिंग अपीयर्स ऑन कैथोड, ठीक है। इफ़ इनर्ट इलेक्ट्रोड इज़ यूज, अगर इनर्ट्स इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाए। इनर्ट्स इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब है बच्चों के, वो इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और एक कॉपर स्टिल डिपॉजिट रहेगा और प्रोडक्ट जो है वो बनेगा कॉपर मेटल। और एनोड पर क्या होगा बच्चों कि इफ़ कॉपर इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है तो कॉपर डिज़ोल्व इनटू द सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन में आएगा जी एनोड बिकम थिनर, और प्रोडक्ट में बनेगा जी कॉपर आयन इंटर सॉल्यूशन। और इफ़ इनर्ट्स इलेक्ट्रोड्स हमारे पास ग्रेफाइट या प्लैटिनम होते हैं, वाटर आयन आर डिस्चार्ज ऑक्सीजन गैस इज़ फॉर्म। ये आपने बच्चों इसका जवाब लिखना है।